सब्जेक्टिव टेस्ट का पेपर का अपलोड तुम्हें नहीं मिला, मतलब पेपर तुम्हें दे दूंगा। नो कौन सर। सा, वो होम असाइनमेंट वाले की बात कर रहे हो? सर अभी था ना वो UT5 और UT7 तक का। अच्छा ठीक है, सब्जेक्टिव टेस्ट ना मैं दे दूंगा पेपर, ओके मैं सेंड कर दूंगा ग्रुप में। ऑलराइट, यस सर। चल तो हम शुरू करते हैं। ऑर्डर में हमने ये देखा था कि अगर कोई भी एक फंक्शन, मतलब तुम्हें एक डिफरेंशियल इक्वेशन दिख रही है, तो कोई भी एक फंक्शन को कितनी बार डिफरेंशिएट करा है, जो जितनी ज्यादा बार डिफरेंशिएशन तुम्हें दिख रहा है किसी एक फंक्शन का, वही उसका हो जाता है ऑर्डर। अब बात आती है डिग्री की, क्योंकि ऑर्डर तो ऐसे भी बहुत आसान था, तुम देख सकते हो हर क्वेश्चन में कौन सा कितनी बार डिफरेंशिएट हुआ है, बस वो देखो ऑर्डर आंसर हो जाएगा। रही बात अब डिग्री की, तो हम क्या करेंगे उसमें, सबसे पहले तो जितने भी dy बाई dx वाले एक्सप्रेशन है, dy बाई dx वाले एक्सप्रेशन है, उन सभी एक्सप्रेशन का क्या पावर फ्री फ्रॉम रेडिकल साइन एंड, या मैं यूं बोलूं कि पॉलिनोमियल के फॉर्म में होना चाहिए, मतलब साइन dy बाई dx भी नहीं चल सकता है, log dy बाई dx भी नहीं चल सकता है, dy बाई dx की पावर में 1/3 नहीं हो सकता है, -1 नहीं हो सकता है। तो इन सबको हटाना है अगर दिख रहा है तो, ठीक है, अगर नहीं दिख रहा तो कोई दिक्कत नहीं, अगर दिख रहा है तो उनको हटाओ, नहीं हटा पाओ तो डिग्री डिफाइंड नहीं होगी, और अगर हटा देते हो तुम, हट जाता है, तो जिससे ऑर्डर निकला था उसकी जो पावर रहेगी, हाईएस्ट डिग्री जो भी बोलो, वो हमारी डिग्री हो जाएगी। अगर एक से ज्यादा जगह दिख रहा है सेम ऑर्डर वाला, तो जिसकी बड़ी वैल्यू है वो ले लेंगे, यही हमने देखा था। ठीक है, थोड़ा बहुत हमने भी नॉमेनक्लेचर पढ़ा सर, फ्री ना हो पाए तो नॉन डिफरेंट। हाँ, उस पे बहुत सारे क्वेश्चंस करे थे। फिर मेन चालू होता है पॉइंट, क्योंकि उस पे शायद क्वेश्चन ना दिखे, स्कूल एग्जाम में मिल जाएंगे। बाकी तो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं कि एक डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करो कोई गिवन कंडीशन के अकॉर्डिंगली, और फॉर्म करने वाली इक्वेशन कई बार नहीं पूछते पेपर में, गुड सीडी में भी नहीं पूछते हैं। वो तो पूछेंगे जो फॉर्म होगी डिफरेंशियल इक्वेशन, उसकी ऑर्डर और डिग्री बताओ, और स्पेशली डिग्री, वो मेन रहता है, क्योंकि ऑर्डर तो तुम निकाल भी सकते हो, बट ऑर्डर भी पूछते हैं, दोनों ऑप्शंस में देते हैं। ठीक है, पर सबके ऑर्डर सेम ही दे देंगे चारों ऑप्शंस में, या 3 के दे देंगे से उस टाइप से, क्योंकि डिग्री निकालना थोड़ा सा टफ होता है। जैसे कि पहला क्वेश्चन था फैमिली ऑफ लाइंस कॉन्करेंट एट द ओरिजिन, मतलब सभी लाइंस ओरिजिन से पास हो रही है। अगर ओरिजिन से पास हो रही है तो लाइन की इक्वेशन y इक्वल टू mx होगी, क्योंकि c तो कुछ है ही नहीं। अब जितने भी कांस्टेंट्स रहते हैं जिससे अलग अलग लाइंस या अलग अलग कर्व मिल रहे हैं, जिससे फैमिली बोल रहे हैं अपन, उन आर्बिट्री कांस्टेंट को एलिमिनेट करना है, और फिर हमें डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करना है, मतलब उनको एलिमिनेट करके। हाँ, अगर कोई फिक्स कांस्टेंट दे दे, जैसे m फिक्स हो जाता, ठीक है, मान लो m अगर फिक्स हो जाता, तो ऑर्डर कितना होता, 0। अगर m फिक्स हो जाता तो कोई आर्बिट्री कांस्टेंट रहता क्या, नहीं, आर्बिट्ररी बोल रहा हूं, ठीक है। हर साल एक क्वेश्चन गुड सीईटी में आता है, हर साल, इस साल भी आया, कि पर्टिकुलर सॉल्यूशन का ऑर्डर क्या होता है। पर्टिकुलर सॉल्यूशन मतलब डिफाइंड सॉल्यूशन, मतलब मान लो y इक्वल टू 2x प्लस 5, एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन है ना, कोई जनरल, मतलब कोई ऐसा प्लस सी करके है क्या, नहीं, y इक्वल टू 2x प्लस 5, ये एक लाइन है, फिक्स लाइन है, इसका ऑर्डर कितना होगा, 0। ये क्वेश्चन हर बार कुछ सीडी में आता है, हर बार, ठीक है। पर्टिकुलर सॉल्यूशन का ऑर्डर क्या होता है, अपन पर्टिकुलर और जनरल सॉल्यूशन दो अभी आगे देखेंगे भी जब सॉल्विंग एंड ऑल करेंगे, ठीक है। अब जैसे यहाँ अननोन है एक, तो ये क्या बताता है, जितने आर्बिट्री कांस्टेंट उतनी बार मैं डिफरेंशिएट कर सकता हूं और इसको एलिमिनेट कर सकता हूं मैं, मतलब मैं एक से ज्यादा बार कर सकता हूं क्या y इक्वल टू mx को, नहीं कर सकता, बस एक ही बार लिबर्टी, और एक बार करके m को हटा। बेसिकली इक्वेशन सॉल्विंग का केस है ये, और कुछ नहीं है। नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट इज इक्वल टू द ऑर्डर, डेरिवेटिव करा, इससे ज्यादा बार तो कर नहीं सकता, क्योंकि इसके बाद एक और बार कर दूंगा तो m हट रहा है, डबल डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, पर हम नहीं कर सकते, ठीक है। तो अब अपने पास दो इक्वेशन है, एक तो गिवन इक्वेशन, गिवन इक्वेशन भी एक इक्वेशन होती है, हम कई बार ये भूलते हैं, और डिफरेंशिएशन चैप्टर में एनसीईआरटी लेवल पे तो ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, तुमने कुछ डिफरेंशिएट करा, अब वो ऑप्शन से मैच ही नहीं हो रहा है, प्रूव डेट वाला जो स्कूल एग्जाम में एनसीईआरटी ने पूछा है, तो जो गिवन इक्वेशन थी क्वेश्चन में उसको वापस यूज करो, और फिर वो थोड़ा सिंप्लीफाई होता है, तुमने सबने डेरिवेटिव करा होगा एनसीईआरटी से, तो ऐसे ही क्वेश्चन है आरडी में भी, तो यहाँ भी कुछ वैसा ही है। अब फर्स्ट इक्वेशन गिवन है तो m वहां से निकल रहा है, सब्स्टिट्यूट कर दो, खत्म, ऑर्डर 1,
वो तो हमने पहले ही देख लिया था, डिग्री पता चल गया अपन को कितना डी बाई एक्स की पावर 1 तो ऑर्डर 1 डिग्री 5। फिर मैंने तुम्हें ये 3 2 3 4 5 4 क्वेश्चंस दिए थे, ठीक है, तो शुरू करते हैं। दूसरी बार डिफरेंशिएट करेंगे तो ये तो एक आएगा, बट उससे हम नहीं बोलते ना, ऐसे तो हर चीज का एंडिंग तो वही होगा इन जनरल तो, पर डिफरेंशियल इक्वेशन कोई भी फिर वो फिक्स नहीं होगी, यूनिक नहीं होगी, वो रूल बनाना जरूरी है। डबल डेरिवेटिव ऐसे जाएंगे तो ऐसे डबल डेरिवेटिव के तो दूसरे फैमिली ऑफ कर्व्स होंगे, क्योंकि हमें वापस से पीछे जाना है फिर, मतलब अभी तो हम फॉर्म करना सीख रहे हैं, फिर सॉल्व करना भी तो सीखेंगे, तो जब सॉल्व करने जाओगे तो कोई दूसरे ही कर्व आ जाएंगे बोलते, समझ आ रहा है? यस ठीक है, क्योंकि अगर तुम d2y by dx square equal to 0 करते हो तो उसका सिंगल डेरिवेटिव dy by dx कितना होगा, mx, मतलब कांस्टेंट आएगा, पहले तो c आएगा, फिर उसके बाद dy by dx कितना आएगा, फिर एक और mx square by 2 plus c वैसा कुछ मतलब आ सकता है, वैसा मतलब, पर एक रूल बन गया है कि जितनी बार हम उतनी बार ही कर सकते हैं, जितना तो मिनिमम नंबर ऑफ टाइम्स। आर्बिट्री कांस्टेंट का कोई डेफिनेशन आर्बिट्री कांस्टेंट वही जिसके बदलने से हमें अलग अलग कर्व मिल रहे हैं, पर मिनिमम कितने होंगे वो एक मेन मुद्दा है, और वही हमने देखा था। ठीक है, तो अपन इस पूरे को ही कॉपी कर लेते हैं। कितने क्वेश्चंस दिए थे, जैसे कि लाइन में 3 नहीं होते, कितने होते हैं, 2 होते हैं। चलो ये तो पूरा रिकैप हो गया, करते हैं फटाफट। कौन सा क्वेश्चन था ये, दूसरा? चलो, फाइंड द ऑर्डर एंड द डिग्री ऑफ द फैमिली ऑफ कर्व्स y इक्वल टू c1x प्लस c2 प्लस c3 ब्ला 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 ऐसे दिया हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहली तो बात ये है कि ये तो एक कांस्टेंट ही है, ये दो कांस्टेंट नहीं है, एक ही कांस्टेंट है, क्योंकि अगर मैं c2 प्लस c3 करके लिखता हूँ y इक्वल टू डेरिवेटिव करता हूँ तो दोनों गायब हो जाते हैं, मतलब ये एक सिंगल कांस्टेंट ही है, कैपिटल C, या उसको k बोल देता हूँ, ठीक है। तो हमारे पास एक्सप्रेशन कन्वर्ट हो गया अब ये वाले में, c1x प्लस k e रेस टू log x, बेस e है ना तो वो तो x ही हो जाएगा, मतलब वो kx हो गया, cos of x प्लस c5, और ये बन जाएगा c1 प्लस k टाइम्स ऑफ x प्लस c4 टाइम्स ऑफ, और अगर इसको भी एक्सपांड कर दें तो cos x cos c5 माइनस sin x sin c5, ये आएगा। तो देखा जाए तो ये एक नया कांस्टेंट है, नाम दे देते हैं, मान लो p दे देते हैं। ये c4 जब मल्टीप्लाई होगा तो c4 इंटू कॉस c5, ये भी एक नया कांस्टेंट है, इसको दे देते हैं q नाम, कांस्टेंट है ना, कांस्टेंट का कॉस भी लोगे, जैसे 30 डिग्री कांस्टेंट है तो कॉस 30 डिग्री भी तो कांस्टेंट होता है, वैसा। माइनस c4 इंटू साइन c5, वो एक अलग कांस्टेंट है, उसको r बोल देते हैं। तो बेसिकली हमें ये एक्सप्रेशन मिल रहा है, इससे ज्यादा कम हो सकते हैं क्या? क्वेश्चन में दिए थे 5, पर एक्चुअल में आर्बिट्री कांस्टेंट्स कितने निकले? 3। ऑनलाइन स्टूडेंट्स कोई सर डाउट? हाँ बेटा बोलो। सर हाँ इसमें बोलो। हमने एक्सपांड किया ताकि x प्लस c5 ना रहे, पर उसके बिना भी अगर हम करते हैं उसको अलग से कांस्टेंट रखते हैं तो चलेगा ना? मतलब हम अभी डिफरेंशिएशन करने वाले हैं तो cos का जो टर्म है उसका हो जाएगा माइनस साइन, उसका फिर से करेंगे तो माइनस cos, तो जो हाँ दूसरा है माइनस cos वापस से cos वाली टर्म में तो हम लिख सकते हैं, तो c5 हाँ को अलग से एलिमिनेट नहीं करना पड़ेगा। हाँ, मतलब कर सकते हो, मैंने अभी मतलब जितना सिंप्लीफाई कर सकते थे यहाँ तक पहुंचे, वो भी कर सकते हो तो जैसे करना हो, मतलब अल्टीमेटली 3 है,
बस जो डिफरेंशियल इक्वेशन Yes. आएगी वो सेम आएगी। ओके, इक्वेशन नंबर 1, ये भी एक नोन इक्वेशन है। 3 अननोन्स को हटाना है। अब इन 3 अननोन को हटाना है तो क्या कोई वे, कोई तरीका? कितनी बार डेरिवेटिव? 2 बार। हाँ, कितनी बार डेरिवेटिव कितने करेंगे? 3 बार। 3 बार करेंगे, 3 बार। मतलब अल्टीमेटली अपन को 3 बार तो करना ही पड़ेगा, 3 से कम में आंसर आ ही नहीं सकता है, वरना तो ये गलत करा अपन ने। मतलब इससे कम कांस्टेंट होने थे फिर, अगर 3 से कम में अगर सॉल्व हो गया तो ये भी एक पॉइंट है। तो एक बार तो करते हैं डी बाय। अब क्या होता है ना, इतनी बार डेरिवेटिव्स में करते हैं ना तो इतना डी बाय डी एक्स कोई लिखता नहीं है, वाई डैश, डबल डैश, ट्रिपल डैश, ठीक है, या एफ डैश एक्स, जैसा भी बोलो। वाई मतलब एफ एक्स ही होता है, फंक्शन ऑफ एक्स। तो पी एक्स का पी, कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स हो जाएगा। ऑनलाइन स्टूडेंट्स, आवाज आ रही है क्या? Yes, sir. Yes. ओके ओके, चलो गुड। हाँ जी, तो ये हो गया। अब इसके बाद एक और बार डेरिवेटिव कर देते हैं। तो पी गया माइनस क्यू कॉस एक्स प्लस आर साइन एक्स। आगे बढ़ने से पहले क्यों ना हम फर्स्ट और थर्ड इक्वेशन को ऐड कर दे, साथ साथ सिंपलीफाई भी करते हैं ना, क्यों रख के चले और आखिरी में सॉल्व करें, क्योंकि Yes. 3 इक्वेशन 3 वेरिएबल कई बार टफ हो जाता है, अननोन हटाना है यहाँ पे जैसे। क्योंकि अपने पास ये जो इक्वेशंस आ रही है, एक ये वाली और एक ये वाली, तो अगर मैं इसको 2 बोलूं, इसको 3 बोलूं, तो क्या 1 + 3 से कुछ अपने आप ही टर्म्स गायब हो रही है? बिल्कुल गायब हो रही है। दैट y + y डबल डैश d2y/dx पर हो रहा है, वो कैंसिल होके कितना हो गया? मेरे पास बस px आ गया। और एक बार और मैं डिफरेंशिएट कर सकता हूं, है ना? तो अगर मैं एक और बार करूंगा तो y डैश y ट्रिपल डैश इज इक्वल टू p। हाँ, 1 और 3 ऐड करा, सॉरी 1 और 3 को ऐड करा, तो ये आ गया। एनी डाउट? अब इससे ज्यादा बार तो मैं एलिमिनेट मतलब कुछ कर नहीं सकता हूँ, अब इससे ज्यादा तो। पर अभी भी एक p बचा है, तो अब इस p को कैसे हटाएंगे? एक और बार कैसे कर सकता हूं जब 3 ही अननोन है? इक्वेशन 1 में रख देंगे, बट अगर उसमें रखोगे तो फिर क्या बोलिए, कर लिया ना आखिरी में? सर हाँ बेटा बोलो। 1+3 से जो px मिला था उसमें से p का मान 1 + 3 में ओ, y + y डबल डैश अपॉन x रख देंगे। बिल्कुल सही। तो अपन इसको 4 बोलते हैं, इसको 5 बोलते हैं। क्या ये 5 की वैल्यू को 4 में रख दे? वापस रख दे, खत्म हो गया। वेरी गुड, बिल्कुल सही बोला। दिखता नहीं है कई बार, पर आंसर वहीं लिखा हुआ दिख रहा है, पर जो देख पाएगा उसे कोई दिखेगा। ये हो गया, y डैश + y ट्रिपल डैश की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दिया। बोलो, इससे इजी और कोई सॉल्यूशन तो नहीं हो सकता है, मुझे ऐसा लगता है। ठीक है, अपन ने क्योंकि साथ में सब्स्टिट्यूट करके उसको स्टार्ट भी कर दिया सॉल्व करना। अगर मैं एक साथ तीनों इक्वेशन लिख देता तो जैसे तुमने वही किया होगा, तो फिर अटक गए होंगे, सॉल्व नहीं हो रहा होगा। ये तो हो ही गया ना, मैंने इतनी जगह क्यों छोड़ दी। चलो, कोई डाउट यहां तक? ऑनलाइन स्टूडेंट्स, किसी को कोई डाउट? No. तो ऑर्डर बता दो जरा। 3 से थोड़ा ऊपर करो। चलो, ये हो गया। सर ये उल्टा नहीं लिख दिया? y + y ट्रिपल, ओ मैंने हाँ उल्टा लिख दिया, उल्टा लिख दिया। p की वैल्यू जब ऊपर जाएगी तो y + y डबल डैश p की वैल्यू की जगह ये रखना है ना, टाइम्स ऑफ x। इसको अब d2y/dx² d3y/dy³ ब्ला 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 लिख लो। बट अपने पास ऑर्डर हो गया, सबसे ज्यादा बार डेरिवेटिव 3 बार हुआ है, और डिग्री 1 क्योंकि उसकी पावर 1 है। और ये डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कैसे करते हैं? तो हमारे जेई के सिलेबस में ऑर्डर 1 डिग्री 1 की सॉल्विंग ही है।
हमारे जेई के सिलेबस में ऑर्डर 1 डिग्री 1 ही सिलेबस में ऐसा दिया है, बट एक्स्ट्रा भी हम करेंगे कुछ जो कि थोड़ा कॉलेज के लेवल का पार्ट है, डिग्री 2 ऑर्डर 2 एंड ऑल थोड़ा बहुत जरूर सीखेंगे हम, थोड़ा सा लेवल अलग से बढ़ाएंगे, पर सिलेबस में नहीं है, पर आ सकता है ऐसा है कुछ भी आउट ऑफ सिलेबस करके कभी आ गया, या कॉम्प्रिहेंशन के तौर पे उन्होंने पहले समझा दिया कि ऑर्डर 2 डिग्री 2 को ऐसे सॉल्व करते हैं और फिर 3 क्वेश्चन पूछ लिए, तब तुम थोड़ा ना मना कर सकते हो, कॉम्प्रिहेंशन में तो समझाया हुआ है, पर जरा सी इंफॉर्मेशन को पढ़ के क्वेश्चन कभी क्रैक होता नहीं है, तुम्हें भी पता है। इंग्लिश के कॉम्प्रिहेंशन भले ही क्रैक हो जाए, पर मैथ्स के कॉम्प्रिहेंशन नहीं होंगे क्रैक, तो हम पहले से ही कुछ पढ़ लेंगे तो नया नया नहीं लगेगा बस पेपर के दिन। ऐसा भी आ सकता है, बहुत साल पहले ऐसे क्वेश्चन आते थे क्योंकि जेई एडवांस में। अब अपन आते हैं इस दूसरे क्वेश्चन पे। लाइन का ऑर्डर तो 2 होता है, ये तो मैंने समझाया था तुम्हें, भूलना मत वो भी पॉइंट, ठीक है। चलो खैर, अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 3। अब अगर इधर हम देखेंगे तो कितने अननोन दिख रहे हैं, ए बी, कॉस सी साइन सी तो एक ही बोलेंगे क्योंकि सी पता है तो कॉस सी साइन सी दोनों में मिल जाएगा अपन को, तो वो एक ही है, मतलब किसी भी फॉर्मेट में 10 से भी देते तो 3 दिख रहे हैं हमें, पर क्या एक्चुअल में 3 होंगे, पर 2 हो सकते हैं। कैसे, देखो इधर फर्स्ट और लास्ट की पेयरिंग करो, जरा करो तो cos x बाहर निकल रहा है, a प्लस बी साइन सी इकट्ठा हो रहा है। कई सारे बच्चों को ऐसा लग रहा होगा कि सर इन दोनों में भी तो आप लगा सकते थे फॉर्मूला, b कॉमन निकल के साइन ऑफ x प्लस सी लिख सकते, साइन है cos b प्लस cos a साइन b, पर अगर ऐसा लिखते हैं तो 3 अननोन ही दिखते तुम्हें फिर, इसलिए मैंने वैसा नहीं लिखा। हम कम करने का पूरा ट्राई करेंगे, जब हार मान लोगे फिर उसके बाद हमें करना है, ये याद रखना, ठीक है। बाकी तो खैर प्रैक्टिस से आएगा, इसलिए फर्स्ट और थर्ड को लिया, मुझे कांस्टेंट इकट्ठा करना है, एक्स वगैरह को तो इकट्ठा करके क्या करना है, प्लस सेकंड और थर्ड को क्यों नहीं लिया बेटा, उसमें तब भी 3 ही दिखेंगे अननोन, ए बी और सी। मैं कांस्टेंट क्लब करना चाहता हूं कि वो कांस्टेंट्स कम हो जाए ताकि एक्चुअल आर्बिट्री कांस्टेंट मिल सके, ठीक है, ये रीजन था। बी कॉस सी और साइन एक्स लिख दिया, ये था। इस पूरे को एक नया कांस्टेंट बोल देते, मान लो इस बार k2 नाम दे देते हैं, और a प्लस बी साइन सी भी एक कांस्टेंट ही है तो उसको k3 दे देते हैं, तो k3 cos x प्लस k2 sin x। अब ऊपर वाले क्वेश्चन के बाद तो ये क्वेश्चन तुम्हें बहुत इजी लग रहा होगा, पता है तुम्हें क्या करना है, मतलब साइन कॉस वाले बहुत इजी हो जाते हैं। 2 अननोन है तो ऑर्डर 2, तो 2 बार मैं कर सकता हूं, y डैश माइनस k3 sin x प्लस k2 cos x, ये आ गया। अब इसके बाद अगर अपन बात करें तो क्या मैं एक और बार कर सकता हूं, बिल्कुल कर सकता हूं, 2 क्योंकि है अपना ऑर्डर, cos x माइनस k2 sin x, ये आ गया मेरे पास। इसको इक्वेशन 4 बोल देते हैं। क्या अब मैं 2 प्लस 4 कर दूं, अगर मैं 2 प्लस 4 करता हूं तो y प्लस वाई डबल डैश, ओ बाप रे 0 ही आ गया हो गया खत्म, y प्लस d2y बाई dx स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ऑर्डर 2 डिग्री 1। वाह, सही जगह पे खत्म। अब क्वेश्चन 4 पे आएंगे, किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो भाई, इजी था, बस वो स्टार्टिंग में अगर तुमने वो गड़बड़ कर दी तो गड़बड़ हो जाएगी। वो क्या पता कभी कभार सॉल्विंग समय लगता है कि हम तो ऑर्डर 3 समझ रहे थे पर ऑर्डर 2 में एलिमिनेट हो गया, मतलब तुमने स्टार्टिंग में कुछ गड़बड़ करी होगी, फिर ऑर्डर 2 ही होगा, ऑर्डर 3 नहीं होगा सर। हाँ बेटा बोलो। सर अगर हम फर्स्ट इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन को ऐड करें तो हाँ मतलब करके सेकंड देख लो, और वो तो देखो अल्टीमेटली हमें सॉल्व करना है, डिफरेंशियल इक्वेशन एक ही बन के आएगी, एक से ज्यादा नहीं बन सकती है, एक फैमिली ऑफ कर्व्स की एक ही फिक्स डिफरेंशियल इक्वेशन होती है, तो मैं जिससे करना करो पर वो सॉल्व हो, हमें वो स्टेप उठानी है, कॉम्प्लिकेटेड हो ऐसी स्टेप्स नहीं उठानी है, और एलिमिनेट करना है, मतलब दिमाग में क्या होना चाहिए, हटाना है, सिर्फ अनइवन उलझना नहीं है, ठीक है। तो उमेंद्र तुम्हें जो लेना है, जो मैं मतलब इन 4-5 इक्वेशंस को लेकर चलना है तुम करो, पर अल्टीमेटली इक्वेशन यही आएगी, इक्वेशन एक से ज्यादा नहीं हो सकती है, ठीक है।
और अननोन हटाना है। ओके, तुम्हें फिर जो इक्वेशंस लेके चलना है तुम चलो, मर्जी तुम्हारी। मैं एक मेथड बता रहा हूँ, किताबों में कुछ और भी हो सकती है। फोर्थ वाला, अब इधर बात करें तो ये तो स्ट्रेट फॉरवर्ड लग रहा है, एबीसी 3 अननोन, इसमें तो कुछ कर नहीं सकते हैं। पर ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में बहुत बार आता है, स्टैंडर्ड क्वेश्चन ऑफ योर बोर्ड एग्जाम प्लस गुड सीईटी, और कभी कभार मेंस में भी आ सकता है। ठीक है, एक्सपोनेंशियल वालों को कैसे, अपन अब ट्रिगो तो देख लिया। ठीक है, अब इसको करना होना सॉल्व, तो 3 इक्वेशन तुम बना लोगे। ठीक है, 3 आ जाएंगे अपने पास, टोटल 4 इक्वेशंस बन जाएंगे। सर 3 बार करेंगे तो 4 कैसे, अरे एक ही गिवन भी तो है, ये क्वेश्चन में भी तो गिवन है एक। तो 3 से 3 अननोन निकालो और किसी भी चौथे में रख दो तो एक एक्सप्रेशन आ जाएगा। पर वो सॉल्विंग कितनी टिपिकल होने वाली तुम देख लो, 3 इक्वेशन 3 वेरिएबल। तो किताबों में एक तरीका दिया रहता है, हमारे मॉड्यूल में भी एक तरीका दिया हुआ है, 4x4 का डिटर्मिनेंट डायरेक्ट आंसर। पर 4x4 का डिटर्मिनेंट कौन करेगा, अपन तो बेसिक ही देखते हैं ना। 4x4, 3x3, 5x5 के डिटर्मिनेंट के सॉल्विंग से डायरेक्ट निकलते हैं सॉल्यूशंस। पर अपन अभी उसमें जाएंगे नहीं, और भी तरीके हैं। पर जब अपन कॉलेज लेवल का डिफरेंशियल पढ़ेंगे तब ऐसे क्वेश्चंस को अपन सेकंड्स में कर लेंगे, पर अभी नहीं। अभी अपन बोर्ड अप्रोच देखते हैं, वो तो एंड में देखेंगे। तो अभी क्या करें, हटाना है। तो मेरे पास एक टेक्निक है, क्या है वो टेक्निक, कितनी बार कर सकता हूं मैं डिफरेंशिएट, 3 बार। तो मैं ऐसा कुछ करता हूं कि 3 बार डिफरेंशिएट भी करूं और कांस्टेंट तीसरे पे गायब भी हो जाए और डायरेक्ट आंसर आ जाए। 3 ही स्टेप और हर स्टेप में कांस्टेंट गायब हो तो आंसर आ जाएगा ना। ये टेक्निक इसमें लगानी है। और वो कैसे लगेगी, कांस्टेंट को अकेला करते जाओ, आइसोलेट करो एक एक करके। तो सबसे पहले कौन सा आइसोलेट करो, मेरे को पावर नेगेटिव बेकार लगती है क्योंकि चेन रूल में कई बार मैं भूल जाता हूं, तो बेटर है मैं छोटे से शुरू करूंगा। मतलब मैं सबसे पहले ए हटाऊंगा। समझ आ रहा है, जहां गलती क्या हो रही है वो भी हमें ध्यान रखना है, सिली मिस्टेक हो जाती है पेपर में। तो पूरे एक्सप्रेशन को e रेज़ टू x से डिवाइड करो, जो कि नॉन जीरो टर्म है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा डिफरेंशियल इक्वेशन को भी। तो e रेज़ टू x से डिवाइड करूंगा, यहाँ पे तो आएगा माइनस, बट इधर तो एक एक ही आएगा ना। बोलो ऑनलाइन स्टूडेंट्स, इतना समझ आता है? और अब तुम्हें पता है क्या करना है, डिफरेंशिएट करो, ए गायब। अभी तक मैंने डिफरेंशिएट तो ना करा है, अब इसमें करो डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएट अगर तुम करोगे तो y का y डैश e रेज़ टू माइनस एक्स एज इट इज, y एज इट इज e रेज़ टू माइनस एक्स का e रेज़ टू माइनस एक्स, बट माइनस चेन रूल के अकॉर्डिंग बाहर, a का 0 प्लस 2c e रेज़ टू 2x, ये आ गया। एनी डाउट एनीवन, ये फॉर्म बन गया। अब कितने अननोन बचे, 2। फिर से वही चीज, समझ आ गया है टेक्निक। स्कूल एग्जाम में जब ऐसे करोगे तो ही बेस्ट तरीका है, बाकी सब मेथड्स उलझने वाली चीजें हैं। इधर तो बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे, फिर अब एक जगह वो करोगे तो ये -2x हो गया, और इसको चाहो तो क्लब ही कर देते ना यार। ये बेसिकली कितना होगा, y डैश माइनस वाई की पावर में e रेज़ टू माइनस एक्स, मतलब इंटू e रेज़ टू माइनस एक्स, तो e रेज़ टू माइनस 2x y डैश माइनस वाई b प्लस 2c e रेज़ टू x। ऑनलाइन स्टूडेंट्स जवाब दो, क्या यही आएगा फॉर्म, बनेगा यही फॉर्म, मतलब बोलो। यस सर। ओके, तो आप कर दो डिफरेंशिएट वापस, चेन रूल लगाएंगे यहाँ पे, चेन रूल सही लगाना। ये हो गया, कोई डाउट? थोड़ा सा इकट्ठा फिर से कर दो। गलती मत करना, कैलकुलेशन एरर यहाँ भी हो सकता है, ये दोनों से मल्टीप्लाई होगा, पहले ये लिखा है मैंने फिर ये लिखा है, पर -2 मल्टीप्लाई करके रीअरेंज करा है बस, और कुछ नहीं। अभी तो 2 ही बार किया है, और कम से कम सॉल्व तो हो रहा है ना। पहले तो अपन बस 3 बार करते थे फिर सॉल्विंग करते थे, एलिमिनेशन वो भी गया। या पिछले में तो मैंने और आसान तरीका बताया, मैंने एक एक करके बताया। पहले एक बार डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर दो, फिर करते जाओ और यूज करते जाओ, गिवन इक्वेशन को देखते जाओ। तीसरा,
डायरेक्ट ही एलिमिनेट करते जाओ, इससे बेस्ट कोई तरीका नहीं है। थोड़ी सी कैलकुलेशन होगी पर साथ साथ एलिमिनेशन भी तो हो रहा है। तो ये मेथड मतलब 3 मेथड रहती है, तुम्हें समझ आ गया होगा। मैंने 3 मेथड्स बता दिए और ये 3 से हर एक क्वेश्चन होगा। तो e रेस टू वो e रेस टू x था, ठीक है। e रेस टू x से डिवाइड करो फिर से, तो e रेस टू -3x, ये -3y' हो गया ना। ये आ गया। अब डिफरेंशिएट करो एंड तुम्हें आंसर मिल गया है -3x y ट्रिपल डैश -3y डबल डैश प्लस 2y डैश प्लस e रेस टू -3x का करेंगे तो -3 e रेस टू -3x y डबल डैश -3y डैश प्लस 2y 0। इकट्ठा कर लो, e रेस टू -3x तो कभी 0 नहीं हो सकता है, मतलब y ट्रिपल डैश -3y प्लस 2y डैश -3y डबल डैश प्लस 9y डैश -6y इक्वल टू 0। ट्रिपल डैश माइनस 6y डबल डैश प्लस 11y डैश माइनस 6y। ये हो गया। और अगर तुम्हें थोड़ी बहुत इंजीनियरिंग की चीजें पता होगी तो ये हम डायरेक्ट भी बना सकते थे, बट अभी नहीं, बाद में। इतना समझ आ गया? ऐसा ही बोर्ड में करना है। 3 से 4 मार्क का क्वेश्चन आएगा, 3 to 4 मार्क्स, और ये सब्जेक्टिव में ही आएगा, ऑब्जेक्टिव में नहीं आएगा, क्योंकि ये वाला पोर्शन तो शायद टर्म 2 का है ना, ये तो हो जाएगा। एनी डाउट एनीवन यू कैन आस्क। समझ आ गया सबको? तो फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन में तुम्हें आइडिया लग गया है क्या करते हैं। तो आंसर भी दे दो यहाँ पे, ऑर्डर 3 था, डिग्री 1 है। मतलब अब थोड़े से वर्ड प्रॉब्लम देख लेते हैं अपन। तुमने शायद आरडी करी है कि नहीं आई डोंट नो, पर आज आरडी इसका खत्म कर देना। एनी हाउ फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन की सबकी आरडी सॉल्व एग्जांपल खत्म हो जानी चाहिए, क्योंकि ये मेन से यही एडवांस है, इसमें कुछ हाईफाई नहीं है। जो आरडी में वही आईआईटी, तो जल्द से जल्द खत्म करो, क्योंकि फिर हम सॉल्विंग सीखेंगे। ठीक है, कुछ क्वेश्चन और बता देता हूं जो एनसीईआरटी आरडी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सॉल्विंग वाले तो मैंने बता दिए। ठीक है, अब बात करते हैं हम कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स की, कुछ और वर्ड प्रॉब्लम्स की। 2 मिनट सर, वो लिखना था। हाँ लिख लो। लिख लिया? हाँ सर। चलो, कितने क्वेश्चंस हो गए? 4 ना। एक क्वेश्चन दे रहा हूं, ट्राई कर लेना, शायद पहले करवाया नहीं था। चैलेंजिंग क्वेश्चन है, करके आना, और नहीं बने तो पूछ लेना जरूर। बहुत टफ भी नहीं है, बट हो सकता है। हाँ, इंडेफिनिट का है। देखते कौन कर पाता है। x² dx अपॉन x² माइनस 4 sin x 4 टाइम्स ऑफ sin x प्लस 4x cos x। करके आओगे, ट्राई करके आओगे? अभी तो नहीं हो पाएगा, थोड़ा सोच लेना, पर बहुत टफ नहीं है। क्या बेटा? सर वो इंटीग्रेशन है। हाँ इंटीग्रेशन ही है वो, आधा इंटीग्रेशन में सब है। ये x² माइनस 4 सिर्फ sin x के साथ है, प्लस 4x cos x। ठीक है, ये ट्राई कर लेना, तो अपन आगे बढ़ते हैं। थोड़ा कैलकुलेशन लेंदी हो सकती है, बट करना जरूर एक बार। चलो, तो अब अपन नेक्स्ट पे आते हैं, कुछ एप्लीकेशन बेस्ड फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन पे करते हैं, फ्रॉम आरडी एनसीईआरटी। फ्रॉम द डिफरेंशियल
form the differential equation of circle touching x-axis at the origin and center at y-axis This is the question. Form the differential equation of circle touching the x-axis at the origin and center at y-axis. ऐसे होंगे ना सभी सर्कल? कोई भी एक सर्कल रैंडम उठाओ। तो ये मान लेते 0, k, सेंटर हो गया 0, k, तो रेडियस भी k होगा। ये तो बहुत बेसिक सर्कल का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी लेवल के क्वेश्चन बता रहा हूं मैं, ठीक है। अब सेंटर पता है, रेडियस पता है, तो क्या सर्कल की इक्वेशन लिख सकते हो? बिल्कुल, x माइनस 0 का होल स्क्वायर y माइनस k का होल स्क्वायर इज इक्वल टू k स्क्वायर। अननोन यहाँ पे सिर्फ एक है, दो जगह k है तो दो नहीं मत बोल देना, एक ही है k पता तो सब खत्म, अननोन पर्टिकुलर सॉल्यूशन मिल जाएगा। जनरल सॉल्यूशन जिसमें आर्बिट्री कांस्टेंट होते हैं, पर्टिकुलर कांस्टेंट जिसमें आर्बिट्री कांस्टेंट नहीं होते, याद रखना जनरल सॉल्यूशन पर्टिकुलर सॉल्यूशन, एनसीईआरटी आरडी में ये वर्ड मिलेगा। तो अब k को अननोन करना है, मतलब एक ही बार कर सकता हूं मैं डिफरेंशिएट, तो सर्कल की इक्वेशन यही हो गई, सेंटर रेडियस टच कर रहा है तो रेडियस भी वही रहेगा। तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2ky प्लस k स्क्वायर इज इक्वल टू k स्क्वायर गया, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2ky इज इक्वल टू 0। तो या तो एक ही तरीके से, अब तो तुम्हें तीन मेथड्स पता है, अब या तो k को अलग कर दो और डिफरेंशिएट करो और आंसर, या इसको डिफरेंशिएट करके k निकाल के रीसब्स्टिट्यूट कर लो। ओके, तो कौन सा करें? हाँ, वो तो मैं आखिरी मेथड ज्यादा अच्छी लगेगी हमेशा। y 0 नहीं हो सकता, अगर y 0 होगा तो x इक्वल टू 0 हो जाएगा, वैसा मतलब एक कोई फिक्स थोड़ा ना, अपन को तो फैमिली ऑफ कर्व्स निकालने ना, इसलिए y नॉट इक्वल टू 0 बनने के लिए देख रहे हैं। नाउ डिफरेंशिएट कर दो, डिनोमिनेटर का स्क्वायर, ध्यान से करना, हाँ x, हम x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो y का dy बाई dx होगा, तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का करूंगा तो 2x प्लस 2y डैश 2y एज इट इज, बीच में आएगा माइनस, 2y का करूंगा तो 2 तो 2, y का y डैश x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एज इट इज, ये 0, क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो वो गायब हो जाएगा, बस आंसर आ गया। 4xy प्लस 4y स्क्वायर dy बाई dx minus 2 times of dy by dx times of x square minus 2y square dy by dx is equal to 0. This will be my, और हो रहा है क्या सिंपलीफाई? कहाँ से हो रहा है ये? dy by dx निकल रहा है क्या इकट्ठा पूरा? dy by dx का और 2 भी गया, तो 2y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, मतलब वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो रहा है क्या? yes. और प्लस 2xy इक्वल टू 0, ऑर्डर 1 डिग्री 1, ऑर्डर 1 तो पहले से ही पता था, हो गया। एनी डाउट ऑनलाइन स्टूडेंट्स, जल्दी से बोलो। क्लियर हुआ? यस। चलो 7, ऐसे ही वो भी पूछ सकते हैं, फैमिली ऑफ कर्व्स वाला, मतलब जैसे ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर इक्वल टू 0, एलिप्स का बताओ,
मतलब दो अननोन है। एलिप्स का ये सब तुम्हें मिलेंगे आरडी में। एलिप्स का ऑर्डर डिग्री, फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, सर्कल का बता दिया। पैराबोला का चलो देख लेते हैं, पैराबोला का भी देख लेते हैं। थोड़ा बहुत कोनिक तो देखो आना चाहिए वरना फंस जाओगे। फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ family of parabolas having focus 0, 0 and axis of symmetry at x-axis. Form the differential equation of family of parabolas having focus 0, 0 and axis of symmetry x-axis. मतलब जो पैराबोला होता है उसकी एक एक्सिस होती है ना, ये एक्स एक्सिस ही है उसकी सिमेट्री, मतलब ये, और फोकस 0, 0 है, मतलब या तो ऐसा होगा पैराबोला, अरे बेटा ऐसा भी हो सकता है, थोड़ा सा और दिमाग लगाओ, एक्सिस ऑफ सिमेट्री, और इन दो तरफ बनेंगे ना जब फोकस देते, क्योंकि लेटेस्ट एक्टम दी नहीं है, डायरेक्शन दी नहीं है, वर्टेक्स दिया नहीं है इसलिए। पर अपन ये वाला कौन सा माने, कौन सा भी ये मान लेते हैं, चलो यहाँ दिख रहा है तो ये बना देते, वो डॉटेड बना है। तो फोकस मेरा 0, 0 है। इन जनरल इक्वेशन होती है y माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4a टाइम्स ऑफ x माइनस h। दिस इज द शिफ्टेड रहता है। अब इसमें फोकस तुम्हें दिया हुआ है 0, 0, तुम्हें पता है कि वर्टेक्स का फोकस से डिस्टेंस a होता है, तो ये वर्टेक्स हो जाएगा -a, 0, और ये जो h, k होता है वही मेरा वर्टेक्स होता है। बोलो किसी को कोई डाउट यहां तक? ऑनलाइन स्टूडेंट्स बोलो। नो सर। तो 4a टाइम्स ऑफ x y प्लस a होल स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, क्योंकि h 0 है तो वर्टेक्स होता है वो h, k। तो अब मेरे ख्याल से ऑर्डर तो 1 ही होगा। अब क्या ओ सॉरी y स्क्वायर 4x, h मेरा माइनस है, वो इधर के लिखा ना पहला तो मुझे लगा x, कोई बात नहीं, ये कितना हो जाएगा, x प्लस a हो जाएगा, क्योंकि h माइनस a तो प्लस हो जाएगा, ये है। तो अननोन मेरे पास एक ही है, दो नहीं। अगर तुम ये वाला लेते हैं तो इसकी इक्वेशन ये होती 4a टाइम्स ऑफ x माइनस a, दोनों एक ही है, दोनों की डिफरेंशियल इक्वेशन एक ही होगी, क्योंकि वो सेट ऑफ फैमिली ऑफ पैराबोलास का ही हिस्सा है, ऐसे वाले भी, इस तरफ वाले भी और दूसरी तरफ वाले भी। क्योंकि तुम इसको क्या लिखोगे, 4ax प्लस 4a स्क्वायर, वो कितना बनेगा 4ax माइनस 4a स्क्वायर। देखा जाए तो ये तो कांस्टेंट ही है, प्लस में हो या माइनस में हो सेम ही है। एक ही बार डिफरेंशिएट कर सकते हो तो कर दो डिफरेंशिएट, 2y dy बाई dx 4a, बस 4a, तो y dy बाई dx इज इक्वल टू 2a। तो क्या इस वैल्यू को ये बाई 2 करके लिख दो, कहां रखोगे, गिवन इक्वेशन में रख सकते हो। तो कितना हो जाएगा, y स्क्वायर इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ a y बाई 2 dy बाई dx x प्लस a, खत्म होने वाला। चलो खैर ये तो अब हो ही गया। क्या आ रहा है, ऑर्डर कितना आ रहा है, ऑर्डर कितना बन रहा है, ये 2y dy बाई dx इंटू x 2x प्लस y dy बाई dx, ये 2 भी बाई 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो y स्क्वायर इज इक्वल टू 2xy dy बाई dx प्लस y स्क्वायर dy बाई dx का होल स्क्वायर। तो कितनी ऑर्डर है भाई बोलो, ऑर्डर तो 1 है, डिग्री 2 है। ऑनलाइन स्टूडेंट्स कोई डाउट, एक तरफ करके इक्वल टू 0 कर लेना। तो पैराबोला पे समझ आ गया, सर्कल। अब तुम बाकी प्रैक्टिस करोगे एनसीईआरटी से कि सब एनसीईआरटी आरडी के क्वेश्चन करवाऊं मैं क्लास में ही, कि कुछ खुद भी करो?
ठीक है, आरडी के सॉल्व एग्जाम्पल कर लेना बस, आरडी के सॉल्व एग्जाम्पल हो गए तो सब हो गए। तो उम्मीद करता हूं तुम खत्म कर दोगे, क्योंकि ये थोड़ा सा ना टाइम कंज्यूमिंग है सॉल्विंग एंड ऑल, थोड़ा सा कैलकुलेशन एरर हो सकता है, इसलिए आरडी को लिख लिख के उसके क्वेश्चन एक बार कर लेना बस, एक बार बिना देखे हाथ चला लेना आरडी के क्वेश्चंस पे, फिर आईआईटी तक नहीं भूलोगे। और अगर किस्मत रही तो एक आध क्वेश्चन आईआईटी वाले भी पूछ सकते हैं, पर वही करना है जो आरडी के क्वेश्चन और जो हमने क्लास में अभी तक करे हैं, कुछ नया नहीं है। तो कैन वी प्रोसीड नाउ? ऑनलाइन स्टूडेंट्स बोलो। यस ऑल सर, राइट, एक बार क्वेश्चन बता दीजिए। क्वेश्चन ये लो, लिख लिया? यस ओके चलो, तो अपन आगे कंटिन्यू करते हैं। अब एक और आखिरी क्वेश्चन और करते हैं, ठीक है? कितने हो गए? 7 हो गए ना? 8। फॉर्म द डीई बोले तो differential equation of family of lines DE of FOL, family of lines which are, ये ठीक ठाक लगता है मुझे क्वेश्चन, इसलिए मैं बता रहा हूँ। ये तुम्हें सिंगेज में शायद मिल सकता है, बट हाँ अमितम अग्रवाल में भी है, वहीं देखा था मैंने सबसे पहले ये क्वेश्चन। which are नॉन वर्टिकल, एक अलग क्वेश्चन है ये, और ये दूसरा है नॉन हॉरिजॉन्टल, और ये तुम्हारे स्कूल एग्जाम में एक्सपेक्टेड है, क्योंकि 1-2 लाइन का ये होता है इसका सॉल्यूशन, 2 मार्क में पूछ सकते हैं, एनसीईआरटी के लिए इंपॉर्टेंट है, पर मेंस में भी पूछते हैं। दोनों अलग अलग क्वेश्चन है, दोनों की डिफरेंशियल इक्वेशन अलग अलग बनेगी, क्योंकि सेट अलग है। एक बोल रहे हैं नॉन वर्टिकल, मतलब वर्टिकल छोड़ के सब, हॉरिजॉन्टल भी चल सकती है। एक बोल रहे हैं नॉन हॉरिजॉन्टल, मतलब हॉरिजॉन्टल छोड़ के बाकी सभी टाइप के स्लोप पॉसिबल है, मतलब नॉट डिफाइन छोड़ के बाकी सब, और वैसा है। कैसे? तुम्हें वक्त देता हूं एक और एक मिलके 2 मिनट। एनसीईआरटी पॉइंट ऑफ व्यू है, पूछ सकते हैं। याद रखना ये क्वेश्चन को, रिमेंबर करके भी लिख लो, क्लिक नहीं होता है पेपर में इस टाइप के क्वेश्चन भी। ये आखिरी क्वेश्चन है डिफरेंशियल इक्वेशन का, ठीक है? इसके बाद सॉल्विंग शुरू हो जाएगी। आज कल और थर्सडे तक सब सॉल्विंग के टेक्निक सिखाते हैं, पर ये वीक भी हम पूरा डिफरेंशियल मतलब यही करेंगे, वेक्टर शुरू नहीं करूंगा मैं, ठीक है? वो नेक्स्ट वीक से ही करेंगे। क्या था तुम्हारा अंकित, कब तक खत्म करना था वेक्टर तुम्हें? 18 तक ना? हाँ, अपना तो अक्टूबर में शुरू होगा 18 तक। अरे बेसिक नहीं पूरा करा क्यों लोड लेते? अब मुझे कोई लोड नहीं है तुम्हारी क्लास का, अब तो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है तुम कितनी प्रैक्टिस करते हैं। टफ पार्ट तो खत्म कर दिया ना, वेक्टर 3D सबसे इजी है, तुम्हें इमेजिन करने में थोड़ी दिक्कत होगी बस कहीं कहीं पे, बट टॉपिक बहुत इजी है एनसीईआरटी पॉइंट ऑफ व्यू से। फर्स्ट का क्या है आंसर? ओके, d2y/dx। चलो मैं बता देता हूँ, 2 मिनट हो गए। नॉन वर्टिकल, नॉन वर्टिकल का मतलब क्या होता है पहले तो ये बताओ। मतलब dy/dx नॉट इक्वल टू 0 या dx नॉट इक्वल टू इंफिनिटी या नॉट इक्वल टू 0, वही बोलेंगे ना। अब वो इंफिनिटी अपन लिख नहीं सकते, तो मैं dx/dy नॉट इक्वल टू, बस यहीं से लॉजिक शुरू होता है। तुम्हें बताया था मैंने कि ax + by + c
मैं y इक्वल टू mx में भी नहीं लिख सकता क्योंकि m फिर dy बाई dx होता है, उसको उल्टा करके लिखो एंड ऑल। पर ये भी एक इक्वेशन होती है ना, सिर्फ y इक्वल टू mx प्लस c होता है कि ये भी एक लाइन है, ये भी एक लाइन है। पर कायदे से कितने अननोन होते हैं? दो, मैंने कल ही बताया था। और वो कैसे बनेंगे? उसी लॉजिक को यूज कर लेते हैं ना। बड़ा वाला है सर इक्वल टू 1। हाँ देख लेते ax प्लस by इज इक्वल टू 0, ये हो गया हमारा। ओके, ax प्लस by इक्वल टू 0। अब अगर हम देखें यहाँ पे इक्वेशन, ये भी एक लाइन की है। वन, हाँ सॉरी 1 वैसे उस 1 0 का डिफरेंशियल इक्वेशन में फर्क नहीं पड़ेगा, वो भी उसका सही है। चलो, तो अब हमें पता है कि dx by dy नॉट इक्वल टू 0 है। इसी कारण हम डिफरेंशिएट तो करेंगे बट विथ रिस्पेक्ट टू y करेंगे। ये एक पॉइंट है। x से करके क्या होगा वो भी देखेंगे, वो दूसरे वाले पार्ट में बताने वाला हूं मैं। उससे फर्स्ट नहीं हो पाएगा और सेकंड मेथड से फर्स्ट नहीं होगा तो फर्स्ट मेथड से सेकंड नहीं हो पाएगा, दोनों में अलग अलग करने वाले हैं। विथ रिस्पेक्ट टू y है तो x का dx by dy लिखेंगे, y का 1 हो जाएगा, 1 का 0 भी होगा, 1 का 1 मत लिखते हैं। तो कितने अननोन है? 2 है। तो ऑर्डर अगर 2 है तो मैं ज्यादा कुछ सॉल्व करे डायरेक्टली लिख दूं, एक और बार डेरिवेटिव कर दूं। 0 इज इक्वल टू 0, मतलब a टाइम्स ऑफ dx बाई d2x बाई dy स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब या तो a 0 होगा या तो d2x बाई dy स्क्वायर 0 होगा। पर अगर a 0 हो गया, इफ a इक्वल टू 0, एक मिनट, तो y इक्वल टू कांस्टेंट टाइप का बन रहा है हमारा। और y इक्वल टू कांस्टेंट मतलब तो हॉरिजॉन्टल लाइन हो जाएगी। और ओ ओ ओ ओ ओ ओ एक मिनट, और वैसे भी ये 0 तो चलो ठीक है कोई बात नहीं। हमने ये करा, मतलब a भी 0 हो सकता है इससे तो। बट दूसरा स्टेटमेंट क्या था? अपन फर्स्ट के बजाय सेकंड क्वेश्चन कर लेते हैं। नॉन हॉरिजॉन्टल। ओके, तो ठीक है, नॉन हॉरिजॉन्टल मतलब लाइन कभी हॉरिजॉन्टल नहीं होगी, मतलब dy बाई dx कभी 0 नहीं होगा, इसका ये मतलब होता है। ठीक है, हम नॉन हॉरिजॉन्टल वाला कर रहे हैं। अब मुझे बताओ क्या a 0 हो सकता है? क्योंकि अगर a 0 हो गया तो हॉरिजॉन्टल लाइन मिल जाएगी। एस a नॉट इक्वल टू 0, तो d2x by dy स्क्वायर इक्वल टू 0। तो वैसे ही हो गया। कैसा हो गया? ये आईपीएल में आउट हो गया पर नॉट आउट हो गया क्योंकि नो बॉल हो गई, बच गया और फ्री हिट मिल गई और छक्का मार के जीत गए जहां हार रहे थे, 9 विकेट गिर चुके थे। तो ऐसा भी होता है कभी कभी। ठीक है, हारने जो हार गए हो गया, विकेट गिर गया, 6 रन चाहिए थे आखिरी बॉल पे, 9 विकेट गिरे थे, आखिरी बॉल हो गई नो बॉल, विकेट गिरा पर नो बॉल और फ्री हिट पे छक्का। बोलो सर हाँ बेटा, क्या बोल रहे हो? बोलो विद रिस्पेक्ट टू y क्यों किया? बेटा, अभी पता चल जाएगा तुम्हें, मैं विद रिस्पेक्ट टू x करके बताता हूँ। सर नॉन वर्टिकल लाइन। हाँ सर फर्स्ट पार्ट पे एक बार स्क्रॉल अप कर सकते हैं, मैं डिस्कनेक्ट हो गया। ये लो, बस स्क्रीनशॉट लेना है। हाँ जी, इतना ही है। हाँ बस इतना ही है। हम कहाँ बढ़ते जाता है, थोड़ा सा। ठीक है, ये हो गया। अब अपने पास आता है दूसरा पार्ट, नॉन वर्टिकल लाइन। अब एक बार विथ रिस्पेक्ट टू y करके देखो, सॉरी x। तो a प्लस बी टाइम्स ऑफ dy बाई dx इज इक्वल टू 0। ऑर्डर तो मेरा 2 है क्योंकि 2 अननोन है। तो एक और बार करेंगे तो b टाइम्स ऑफ d2y बाई dx स्क्वायर इक्वल टू 0। तो अब दोनों में से कोई एक 0 होगा पर b 0 नहीं हो सकता। s देन b 0 हो गया तो ax इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू ax इक्वल टू 0 या जो भी आ गया अपना, और ये ax प्लस by इक्वल टू 1 है, तो ये 1 है, 1 बाय a मान लो। तो x इक्वल टू कॉन्स्टेंट मतलब वर्टिकल लाइन मिल जाएगी मुझे।
तुम्हें क्वेश्चन में क्या बोला है? नॉन वर्टिकल। तो b 0 नहीं हो सकता है, मतलब d2y by dx स्क्वायर 0 होगा। अब सुनो ध्यान से, अगर हम विथ रिस्पेक्ट टू y करते हैं, शिंदे जी सुन लेना, सॉरी विथ रिस्पेक्ट टू x फर्स्ट क्वेश्चन में भी तो तुम यहां तक पहुंचते हैं। अब b भी 0 हो सकता है तो ये दूसरी टर्म भी 0 हो सकती है, पर पहले वाले केस में तो b 0 हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। अगर b 0 होगा तो लाइन वर्टिकल होगी, ठीक है। तो नॉन हॉरिजॉन्टल में वर्टिकल आता है कि नहीं? नॉन हॉरिजॉन्टल में वर्टिकल भी आता है, तो दोनों 0 हो सकते थे, तो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन मिलेगी। क्या हम ऐसे हटा सकते हैं कांस्टेंट को? नहीं हटा सकते, क्योंकि वो भी 0 हो सकता है। तो एग्जैक्ट सभी फैमिली ऑफ लाइंस नहीं मिलेगी, वो इससे मिलेगी, और सेम वाइस वर्सा दूसरे में। तो अगर तुमसे नॉन वर्टिकल पूछते हैं तो आंसर होगा, अगर नॉन वर्टिकल पूछते हैं तो आंसर क्या होगा? d2y by dx स्क्वायर 0। और अगर नॉन हॉरिजॉन्टल पूछते हैं d2x by dy स्क्वायर इक्वल टू 0। ये याद रखना, मैंने इसलिए रिमेंबर करके लिख दिया है। आंसर्स क्या क्या है? नॉन वर्टिकल के क्या आया? पहले सेकंड किया ना अपन ने। चलो ये याद रखना। ये खत्म हो गया हमारा फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। अब तुम आरडी जितना जल्दी करोगे उतना तुम्हारे लिए अच्छा है। सर पहले वाले में विथ रिस्पेक्ट टू वाई क्यों किया, अभी भी समझ नहीं आया। अरे बेटा विथ रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे तो ये आता ना, आता ना। अब तुमने बचपन में पढ़ा होगा कि एक्स वाई इक्वल टू 0 होगा तो वाई ही 0 होता है क्या बेटा, कि एक्स भी 0 हो सकता है? एक्स भी हो सकता है। हाँ बेटा, और x भी 0 हो सकता है, मतलब b भी 0 हो सकता है अगर फर्स्ट केस में ऐसा करते तो। क्यों? क्योंकि अगर b 0 होता है, अगर b 0 होता है तो x इक्वल टू कॉन्स्टेंट मिलेगा। x इक्वल टू कॉन्स्टेंट अगर मिलता है तो बेटा नॉन हॉरिजॉन्टल में x इक्वल टू कॉन्स्टेंट भी आता है। अरे x इक्वल टू कॉन्स्टेंट ये होती लाइन, नॉन हॉरिजॉन्टल बोला है, हॉरिजॉन्टल नहीं हो, वर्टिकल तो हो सकता है ना। मतलब अगर तुम यहां तक पहुंचते तो फिर उसके बाद ये आंसर नहीं बोलते हैं, तुम ये भी बोल सकते थे, दोनों 0 हो रहे हैं। तो d2y by dx पर ही 0 होगा, ऐसा जरूरी है क्या? हाँ सर। ठीक है, मतलब वापस से देख लेना लेक्चर, वरना वापस से एक बार सोचो, 0 करके देखो। इसके बाद दो टर्म के बाद दोनों 0 हो सकते हैं इन जनरल तो, पर मैं ये ही क्यों लिखूंगा भाई, ये भी तो 0 हो रहा है। तो ये सेकंड केस में भी 0 नहीं हो सकता है, क्योंकि वो हो गया तो वर्टिकल मिलेगी और पूछा नॉन वर्टिकल है, और दूसरे में जस्ट ऑपोजिट है, इसलिए वो लिखा मैंने। इसलिए एक में विद रिस्पेक्ट टू y करते तो एक में विद रिस्पेक्ट टू x। चलो तो अब आते हैं अपन सॉल्विंग पे, ये मेन है। और बहुत सारी मेथड्स बनी हुई है, बहुत सारी मेथड्स बनी हुई है, जिसमें से सबसे पहली मेथड है, अगर तुम्हें डेफिनेट आता है तो। डू यू नो डेफिनेट इंटीग्रेशन? डू यू नो इनडेफिनेट इंटीग्रेशन? ओके, तो इफ यू नो डेफिनेट एंड इनडेफिनेट इंटीग्रेशन, तो शुरू करते हैं फर्स्ट मेथड, जिसका नाम है वेरिएबल सेपरेबल। वेरिएबल सेपरेबल, अब ये क्या है, तो एक क्वेश्चन देता हूं। 2 plus x times of dy is equal to 1 plus y times of dx. Solve. करो सॉल्व। तो इसमें वेरिएबल सेपरेबल का मतलब ही होता है x वाले अलग y वाले अलग वेरिएबल, और यहां कर पाओगे क्योंकि मैंने बोला ही है कि वेरिएबल सेपरेबल मेथड है, तो x अलग, और यही फर्स्ट मेथड होगी। एग्जाम में कभी नाम लिख के नहीं आएगा, जब भी क्वेश्चन आए सॉल्व करो, सबसे पहले वेरिएबल सेपरेबल का ट्राई करो। अगर वेरिएबल सेपरेबल हो गया तो इससे इजी और कोई क्वेश्चन नहीं है, अगर इंटीग्रेशन आता है तो। dx upon 2 plus x is equal to dy upon 1 plus y। सॉल्व करना है ना, क्या करोगे?
इंटीग्रेट। और जनरली हम ऑर्डर 1 डिग्री 1 ही पढ़ेंगे, तो जो भी आंसर आएंगे वो ऑर्डर 1 डिग्री 1 के ही आने वाले हैं। लॉग ऑफ मॉड ऑफ 2 प्लस एक्स इज इक्वल टू लॉग ऑफ मॉड ऑफ 1 प्लस वाई। वो जब इतने लॉग होते हैं, जब भी इतने लॉग तुम्हें दिखे, तो जो कांस्टेंट है ना वो भी जनरली लॉग ऑफ मॉड ऑफ सी ले लिया करो, बस वो सी कांस्टेंट नहीं होता, ताकि वो सिंप्लीफाई हो जाए। याद रखना, जब सब एक्सप्रेशन लॉग में है, क्योंकि प्लस सी आता है ना इंडेफिनिट में, तो प्लस सी ना लिखते हुए लॉग ऑफ मॉड ऑफ सी लिख लेना। और इस तरफ लगा देता हूं मैं लॉग ऑफ मॉड सी, दोनों तरफ में से कहीं भी लगा सकता था। इससे क्या होगा, थोड़ा और सिंप्लीफाई हो जाएगा। और y निकालना है ना, इसलिए x के साथ मैंने रख दिया, तो log a प्लस log b क्या हो जाएगा, log ऑफ a b। ये आ गया, तो ये दोनों सेम ही हो गए। देखो यही आएगा, तो y कितना हो गया, ये आएगा। पर एक और सॉल्यूशन भी बन सकता है, मैंने मॉड लगाया था वहां पे, तो 1 प्लस वाई इज इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ सी ऑफ 2 प्लस एक्स, ऐसा भी लिख सकता हूँ ना। मैंने प्लस वाला लिया, माइनस भी हो सकता है, पर माइनस सी भी एक नया कांस्टेंट हो जाएगा, कैपिटल सी, तो आएगा तो सेम ही। प्लस लो या माइनस, दोनों से सेम ही आ रहा है। माइनस सी को कैपिटल सी, दूसरा सी बोल दो, जो आंसर लिखा रहेगा उस सी को थोड़ा पता कि मैं प्लस हूँ माइनस हूँ, ये ऑप्शन वो दोनों कुछ भी हो सकता है, तो दोनों से सेम ही आ रहा है। क्योंकि मॉड आता है 1 बाय एक्स का लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स होता है, ठीक है। जिस तरीके से लॉग ऑफ मॉड एक्स का डेरिवेटिव 1 अपॉन एक्स होता है, 1 अपॉन मॉड एक्स नहीं होता है, वही उल्टा। तो ये तो बहुत इजी हो गया। और बस ये चीज याद रखना, जब सब लॉग में है तो कांस्टेंट को भी लॉग में ले लो, क्योंकि सिंप्लीफाई हो जाए, बस ये पॉइंट याद रखना। वरना प्लस सी लिखोगे तो भी चलेगा, और फिर सिंप्लीफाई करना ना, y निकालना है हमें x की टर्म्स में, बस इसीलिए मैंने बताया। चलो ऑनलाइन स्टूडेंट्स, इतना क्लियर है? यस सर। ठीक Yes. है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का होल अंडर रूट प्लस एक्स वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। Solve the differential equation. ऐसा लग रहा है कि ये वेरिएबल सेपरेबल में नहीं जाएगा, पर ये जाएगा, बिल्कुल जाएगा, तभी तो दिया है क्वेश्चन। एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर आईआईटी, सबसे ज्यादा, जैसे कि वो पेपर ही नहीं होता है जिसमें डिफरेंशियल नहीं, न्यूटन लेबनिट्ज ना यूज हो, उसी तरीके से वो आईआईटी का पेपर ही नहीं हो सकता जिसमें कंप्लीटिंग होल स्क्वायर, फैक्टराइजेशन यूज नहीं हो। ये आईआईटी के पसंदीदा टॉपिक्स हैं, क्योंकि इसी से आईआईटी के क्वेश्चन फ्रेम होते हैं, ये टॉपिक को ध्यान में रख के। तो फैक्टराइजेशन कभी मत भूलना, और ये तो बहुत इजी फैक्टराइजेशन है भाई, बना बनाया दिया हुआ है, बना बनाया। कॉमन निकल गया वाई स्क्वायर, तो वो रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर और 1 प्लस वाई स्क्वायर अलग अलग कर लो, क्योंकि दोनों का डोमेन तो सेम ही है, अलग अलग कर लेते हैं। प्लस एक्स वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। तो कर लो रीअरेंज अब तो। ये ऐसा लिखूंगा ना बेटा, कॉमन निकल रहा है तो प्रोडक्ट में ही आएगा। तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस एक्स वाई डी वाई बाई डी एक्स। और हमें पता है कि सिंगल डेरिवेटिव में y dy dx अलग अलग हो सकता है, डबल ट्रिपल में नहीं होता है।
तो अलग अलग कर लो अब। 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन में माइनस एक्स डी एक्स वाई डी वाई अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस वाई स्क्वायर। मैंने क्या बोला था, ये चैप्टर पे कमांड करनी है तो तुम्हें क्या आना चाहिए, इंटीग्रेशन। और दो टाइप के इंटीग्रेशन यूज होंगे वेरिएबल सेपरेबल में, एक्स को करने के लिए, एक वाई को करने के लिए। तो मैं वाई वाला करूंगा, तुम एक्स वाला करके दोगे है ना। 1 प्लस वाई स्क्वायर बहुत टफ है ना, क्योंकि इसीलिए 1 प्लस वाई स्क्वायर को टी या टी स्क्वायर ही मान लेते हैं। तो 2y dy इज इक्वल टू 2t dt, dy बाई dt लिखूं, dt को उधर ले जाऊं, बात एक ही है, 2 गया। तो y dy t dt, तो t dt अपॉन ये t, मॉड लगाने की जरूरत नहीं है, पॉजिटिव ही होता है। ये हो गया dt का इंटीग्रेशन t प्लस c, मतलब t क्या था, ये हो गया। ये पूरा हमारा राइट हैंड साइड था। आते अब हम लेफ्ट हैंड साइड में, तो कांस्टेंट एक ही तरफ लगाना, बस जो आंसर आएगा फिर वो आंसर ही है, ठीक है। मेन तो अब यही है कि भाई इंटीग्रेशन, फिर से इंटीग्रेशन है, x से मल्टीप्लाई डिवाइड और फिर 1 प्लस एक्स स्क्वायर को टी स्क्वायर, तो नीचे आ जाएगा और वो रूट, हाँ अब वो तुम्हें समझ में आ गया, वो एक मल्टीप्लाई पर हो रहा है उससे। अच्छा चलो, 1 मतलब रूट को नीचे लाओ, ठीक है। मेरे दिमाग में एक और आता है, क्यों साहिल, तुम्हारे दिमाग में कुछ आता है साहिल, आर यू देयर? यस यस। हाँ, कैसे करोगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट अपॉन माइनस एक्स को, x इज इक्वल टू tan एक्स को tan थीटा, शायद हो जाए उससे भी, क्योंकि रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर दिख रहा है शायद। तो 2-3 मेथड है, आई डोंट नो कौन सा परफेक्ट होगा, बट हाँ x को tan थीटा dt लिखना मत भूलना एंड ऑल, ठीक है। x से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करके यू कैन ट्राई। मैं थर्ड बता देता हूं, जैसा कि बोला रूट को नीचे ले आओ, क्यों मैंने ऐसा सोचा वो भी मैं बताऊंगा। मेरे को एक फॉर्म याद आ गया, बस इसीलिए रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो ताकि रूट नीचे आ जाए। तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर ये आ गया, ठीक है। अब अगर ये फॉर्म बन गया तो अब इसको कैसे करोगे, तो सेपरेट कर देते हैं, चलो। -1 अपॉन एक्स अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एक एक्स कैंसिल हो जाएगा, x अपॉन dx वन प्लस एक्स को टी स्क्वायर मान के यू कैन सॉल्व। बात आती है अब ये वाली, ऐसे क्वेश्चन कैसे करते हैं, हाँ वेरी गुड, एल रूट टेम, भूल गए, वही दो वैरायटी शीट है जो बार बार यूज होती है। 1 अपॉन एल रूट एम में अगर m के अंदर क्वाड्रेटिक रहती है, जनरली जब तक m के अंदर लीनियर होता है तो टी स्क्वायर मान लो उसको, जो भी है वो m इक्वल टू टी स्क्वायर टाइप से सब्स्टिट्यूशन करते हैं। अगर क्वाड्रेटिक आएगी तो x को 1/t मानते हैं, अगर m क्वाड्रेटिक हो जाती है इसमें तो x को 1/t करके करते अपन 1/, अरे y भी नहीं ले सकता, क्या लूं, 1/z ले लेते हैं, चलो। तो x को 1/z अगर मानते हैं तो z कितना, चलो ठीक है वो तो अब रख देते हैं, तो dx हो जाएगा मेरा -1/z² dz, तो इंटीग्रेशन -1 ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा z² dz, x मेरा 1/z है, 1 + 1/z² है, तो dz z और ये एलसीएम लूंगा तो z² + 1
और 1 में जेड स्क्वायर का अंडर रूट जेड वो भी गया, तो ये आ गया dz अपॉन अंडर रूट ऑफ जेड स्क्वायर लॉग ऑफ x प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, ये तो हो गया और इक्वल टू में भी हो गया। तो इतना आसान मत समझना इस चैप्टर को, वही समझे जिसको इंटीग्रेशन पे कमांड हो गई। बहुत टफ तो नहीं आएगा इंटीग्रेशन, बट हाँ जो भी वेराइटीज है वो याद नहीं होगी तो टफ लगेगा। तो ये बाकी 2 मेथड से भी यू कैन ट्राई। आ रहा है x से मल्टीप्लाई डिवाइड से भी, और x को tan थीटा से, पहले x को हाईएस्ट पावर पे निकालना पड़ेगा बाहर और आएगा। हां फिर सर x को tan थीटा रखेंगे ना आगे। अच्छा उससे हो रहा है, ठीक है चलो देख लेना भाई एक बार। मैंने बता दिया जो भी दिमाग में आया, जिसमें से एक मैंने बता दिया L रूट M वाला। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं हम। कौन सा क्वेश्चन चल रहा है ये? तो ये 10 था क्या? ओ 11वें पे आ गया। dy by dx is equal to x plus y का होल स्क्वायर। हमने जब इंटीग्रेशन पढ़ना शुरू किया था तो पहले तो हमने नॉर्मल पढ़ा, फॉर्मूला बेस, फिर कौन सा नेक्स्ट टॉपिक था? सब्स्टिट्यूशन। उसी तरीके से अभी हम पढ़ रहे वेरिएबल सेपरेबल अलग अलग। अब वेरिएबल सेपरेबल होगा नहीं, ये नहीं कर पाओगे तुम, कुछ भी कर लो नहीं कर पाओगे, बट after substitution it can be reduced to variable separable, and this is the most important topic for IIT and boards में भी आता है। अभी नहीं सेपरेट हो पा रहा है, छोटा सा सब्स्टिट्यूशन करो सेपरेट हो जाएगा। कैसे? और दिख भी रहा है, जब तक ये x और y होल स्क्वायर रहेगा दिक्कत है। x प्लस y अगर सिंगल टर्म कुछ आ जाए, हमने ऐसे कुछ क्वेश्चन इंटीग्रेशन के टर्म में करे थे जहां x और y वाला था, x माइनस वाई को t और t की टर्म्स में दोनों को ला दिया था। वो भी एक तरीके से कुछ हद तक इसी टाइप का ये सॉर्ट आउट। तो x प्लस वाई को अगर मैं t मानता हूं, ठीक है, तो dx dy by dx है ना, तो विद रिस्पेक्ट टू x करो इसको डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो 1 प्लस dy by dx इज इक्वल टू dt by dx। चलो तो dy by dx कितना हो जाएगा? -1 इज इक्वल टू टी स्क्वायर। क्या अब ये सेपरेट हो सकता है? बिल्कुल हो जाएगा। तो वेरिएबल सेपरेबल का टफ पार्ट अब कौन सा हो गया है? आफ्टर सब्स्टिट्यूशन वाला। पर वो सब्स्टिट्यूशन डायरेक्ट दिख जाएंगे, बहुत टफ नहीं होते हैं। आईआईटी में 3 साल पहले एक बहुत बढ़िया जबरदस्त मल्टीपल करेक्ट क्वेश्चन आया, जबरदस्त, बहुत ही बढ़िया। उसमें वेरिएबल सेपरेबल आफ्टर सब्स्टिट्यूशन था, और वो तो चलो क्रैक हो भी रहा था, उसके बाद जो 4 ऑप्शन है वो क्रैक नहीं हो रहे थे। तो देखो खैर अभी आज तो टाइम हो गया, मैं दूंगा, वो बहुत अच्छा क्वेश्चन लगा था मुझे, नेक्स्ट टाइम कर लेंगे। 1 by a tan inverse x by x plus c। now what is t? और ये तो तुम्हें आंसर देख के भी शायद लग सकता है कि x प्लस वाई को t मानना है एंड ऑल, ये हम थोड़ा बहुत सोच सकते हैं ऑप्शंस देख के, विजुअलाइजेशन करोगे तो ये 11वां हो गया। तो अब और कैसे बन सकते हैं इस टाइप के छोटे मोटे क्वेश्चन और दे देता हूं, ताकि तुम्हें ये स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशन तो समझ में आ जाए, बाकी हम डिटेल में करेंगे आगे जाके।
इसमें भी इतने सारे दिख रहे हैं, क्या करोगे? इसमें भी x प्लस वाई को t पूरा सब्स्टिट्यूट, या प्लस वन, या ऐसे एक पूरे को भी ले सकते हैं अपन, जनरली अपन ये लेते हैं। कर लोगे ये दोनों क्वेश्चंस? बाकी तो फिर सॉल्विंग है, सेपरेट हो जाएगा, बहुत इजीली हो जाएगा। और जब भी इस टाइप से मानते हैं तो इस तरीके से डिफरेंशिएट करके लिखते हैं अपन। चलो, कोई डाउट? तो अब नेक्स्ट क्लास में कुछ और भी क्वेश्चंस करेंगे। अभी इतना समझ आ गया सबको? ठीक है। नेक्स्ट क्लास में मुझे वो भी याद दिला देना, मैंने एक वो फॉर्म नहीं बताया था। मैंने न्यूटन लेबनिज़ जब पढ़ाया था तो मैंने एक चीज और बोली थी कि वो अगर यहाँ पे लिमिट उसकी मतलब फंक्शन ऑफ x है और इधर f ऑफ x नहीं होना चाहिए फंक्शन के अंदर, शायद बोला था कि नहीं मैंने, बस t ही होना चाहिए। तो वो कंडीशन का मॉडिफाइड कि अगर आ जाए तो क्या करे, वो मैंने शायद नहीं बताया था। वो एक अपन जब देख रहे थे थ्योरी में तो वो कुछ गड़बड़ लिखा हुआ था जहां तक मुझे याद है, जो प्रिंटेड फॉर्म में था। मैं बता दूंगा, वो मुझे याद आ जाएगा नेक्स्ट क्लास में। चलो खैर, देख लेंगे नेक्स्ट क्लास में, कुछ और आगे अपन प्रोसीड करेंगे। ठीक है, चलो, थैंक यू। Thank you, sir. थैंक यू सर, थैंक यू। बहुत बड़ा है।